आपका स्वागत है मेरे चैनल ब्रेन हुक कॉन्सेप्ट्स में। ऑलराइट, चलो शुरू करते हैं। हम बिजनेस और इकोनॉमिक्स के सबसे फंडामेंटल आइडियाज में से एक पर से पर्दा उठाने वाले हैं, कॉस्ट। और हम ये एक ऐसी चीज को देखकर करेंगे जिसे हम सब जानते हैं और पसंद करते हैं, एक डिलीशियस पिज्जा। हाँ, एक सिंपल पिज्जा फैक्ट्री हमें प्रोडक्शन की हिडन दुनिया के बारे में बहुत कुछ सिखा सकती है। तो चलो सीधा इसमें डाइव करते हैं। तो जब आप एक पिज्जा को देखते हैं, आप शायद सोचते होंगे, ओके, कॉस्ट तो बस इंग्रेडिएंट्स की है, फ्लावर, चीज, टमेटोज। लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि ये आधी स्टोरी भी नहीं है। रियल कॉस्ट कहीं ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। इसमें उस बिल्डिंग से लेकर जहां ये बनता है, शायद उस करियर तक सब कुछ शामिल है जो शेफ ने वहां होने के लिए छोड़ दिया। और यही समझने वाली मेन बात है। इकोनॉमिक्स में कॉस्ट सिर्फ पैसे के बारे में नहीं है, बिल्कुल नहीं। इसके लिए एक बेटर वर्ड है, सैक्रिफाइस। ये सिर्फ वो डॉलर्स और सेंट्स नहीं है जो आप देते हैं, ये कोई भी ऐसी चीज है जो आपको कुछ और पाने के लिए गिव अप करनी पड़ती है। आपका टाइम, आपका पैसा या कोई अपॉर्चुनिटी जो आपने छोड़ दी, वही रियल कॉस्ट है। इसमें सच में डिग इनटू करने के लिए आपको समझना होगा कि कॉस्ट को देखने के बेसिकली दो अलग वेज हैं, ऑलमोस्ट दो अलग अकाउंटिंग बुक्स के सेट्स की तरह। एक की अकाउंटेंट इसको कैसे देखता है और फिर एक की इकोनॉमिस्ट इसको कैसे देखता है। और ट्रस्ट मी, इकोनॉमिस्ट का व्यू एक बहुत बहुत बड़ी स्टोरी बताता है। और यहाँ प्लेन और सिंपल वो स्प्लिट है। अकाउंटिंग कॉस्ट्स वो तो ऑब्वियस वाली हैं। ये वो पैसा है जो एक्चुअल में बैंक अकाउंट से निकलता है, जिसे हम एक्सप्लिसिट कॉस्ट्स कहते हैं। लेकिन इकोनॉमिक कॉस्ट्स, वेल, उसमें ये सब तो आता ही है, प्लस सारी हिडन चीजें यानी इम्प्लिसिट कॉस्ट्स। और यहीं पर ये सच में इंटरेस्टिंग हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर हम उन सब चीजों की वैल्यू काउंट करते हैं जो आपने गिव अप कर दी। चलो वापस अपनी पिज्जा फैक्ट्री पर चलते हैं। इमेजिन करो कि ओनर पहले एक सॉफ्टवेयर डेवलपर थी जो मान लो साल का 1 लाख ग्रैंड यानी 1000 कमाती थी। वेल, अब वो सैलरी जो उसकी नहीं आ रही है, वो उसकी पिज्जरिया चलाने की एक बहुत बड़ी इम्प्लिसिट कॉस्ट है। या क्या हो अगर उसकी खुद की बिल्डिंग हो, वो इसे किसी और को रेंट पर दे सकती थी, राइट। जो पैसा वो वहां मिस कर रही है, वो एक और इम्प्लिसिट कॉस्ट है। एक अकाउंटेंट इन चीजों को टोटली इग्नोर कर देगा, लेकिन एक इकोनॉमिस्ट जानता है कि ये पता लगाने के लिए कि क्या बिजनेस सच में एक अच्छा आइडिया है, ये एब्सोल्युटली क्रिटिकल है। ओके, तो हमारी ओनर अब अप एंड रनिंग है। अब उसकी कॉस्ट्स को दो मेन बकेट्स में तोड़ा जा सकता है। और ये सिर्फ पिज्जा शॉप्स के लिए नहीं है। मैं हर एक बिजनेस की बात कर रहा हूं जिसके बारे में आप सोच सकते हैं। एक टाइनी फूड ट्रक से लेकर एक जायंट कार फैक्ट्री तक, वो सभी अपने डे टू डे एक्सपेंसेस के बारे में इस तरह सोचते हैं। तो डिफरेंस क्या है? ये एक्चुअली काफी सिंपल है। एक होती है आपकी फिक्स्ड कॉस्ट्स। इन्हें अपने रेंट की तरह सोचो। आपको इसे हर सिंगल मंथ पे करना ही होगा, चाहे कुछ भी हो। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप 1000 पिज्जाज बेचते हो या 0 पिज्जाज, वो बिल आएगा ही। फिर आती हैं आपकी वेरिएबल कॉस्ट्स। ये वो हैं जो आपके प्रोडक्शन के हिसाब से ऊपर और नीचे जाती हैं। जितने ज्यादा पिज्जाज आप बनाओगे, उतना ही ज्यादा आप इन चीजों पर खर्च करोगे। तो चलो अपनी फैक्ट्री के लिए एक छोटी सी शॉपिंग लिस्ट बना लेते हैं, ओके। फिक्स्ड कॉस्ट साइड पर यानी फाउंडेशन में, उसमें बिल्डिंग का रेंट, आपकी इंश्योरेंस पॉलिसी और वो बड़ा एक्सपेंसिव पिज्जा ओवन है। वो कॉस्ट्स लॉक्ड इन है। लेकिन वेरिएबल साइड पर आपके पास सारे इंग्रेडिएंट्स हैं, राइट। फ्लावर, चीज, प्लस डिलीवरी कार के लिए फ्यूल और आपके स्टाफ के लिए आवरली वेजेस। ये सब कुछ हर एक पिज्जा के साथ ऊपर जाता है जो बनकर बाहर जाता है। ओके, अब हम इकोनॉमिक्स के सबसे फेमस और फ्रैंकली सबसे कूलेस्ट आइडियाज में से एक पर आते हैं। ये इस बारे में है कि क्यों अपने बिजनेस को ग्रो करना एक अमेजिंग चीज है, बस उस मोमेंट तक जब तक ये नहीं रहता। ये क्राउडेड किचन की स्टोरी है। मेरा मतलब है, एक सेकंड के लिए इसके बारे में सोचो। ये लॉजिकल लगता है, राइट। जैसे जैसे आप ज्यादा पिज्जाज बनाते हैं, आपको इसमें बेटर होना चाहिए, ज्यादा एफिशिएंट। तो फिर एक सिंगल पिज्जा बनाने की कॉस्ट इवेंचुअली वापस ऊपर जाने क्यों लगेगी? ये मेक सेंस नहीं करता लगता, लेकिन ये एब्सोल्युटली करता है। ये रही वजह। इमेजिन करो आपके पास एक शेफ है, आप एक सेकंड शेफ ऐड करते हो और बूम, ये इनक्रेडिबल है। वो एक परफेक्ट वर्कफ्लो बनाते हैं, वो एक्सपेंसिव ओवन कभी खाली नहीं रहता और आपकी एफिशिएंसी आसमान छूने लगती है। हर पिज्जा बनाने की कॉस्ट बस गिरने लगती है। लेकिन फिर आप एक थर्ड शेफ ऐड करते हो और एक फोर्थ, और अचानक से किचन क्राउडेड लगने लगता है। उनकी कोहनियां टकरा रही हैं, काउंटर पर एक क्लियर स्पॉट का वेट कर रहे हैं, शायद ऑर्डर्स भी मैसअप कर रहे हैं। इसे ही डिमिनिशिंग रिटर्न्स कहते हैं। और इसलिए पर पिज्जा कॉस्ट धीरे धीरे वापस ऊपर चढ़ने लगती है। और ये सारी सिचुएशन वो बनाती है जिसे इकोनॉमिक्स में बेसिकली एक आयरन लॉ है। वो क्राउडेड किचन वाली प्रॉब्लम है। वो एक चीज को बढ़ा रही है जिसे मार्जिनल कॉस्ट कहते हैं, जो कि बस एक और पिज्जा बनाने की कॉस्ट को बोलने का एक फैंसी तरीका है। और यहाँ सिंपल मैथ ये है, जब तक उस नेक्स्ट पिज्जा की कॉस्ट एवरेज से कम है, ये एवरेज को नीचे खींचते रहती है। लेकिन जिस सेकंड उस नेक्स्ट पिज्जा की कॉस्ट एवरेज से ऊपर जाती है, ये पूरे एवरेज को अपने साथ ऊपर खींचने लगती है। ये एक रूल है जो सारे प्रोडक्शन को गवर्न करता है।
तो वो पूरी क्राउडेड किचन वाली बात है, वो एक शॉर्ट टर्म प्रॉब्लम है। ये डे टू डे ग्राइंड के बारे में है। लेकिन क्या होता है जब बिजनेस ओनर बड़ा सोचने लगता है? लॉन्ग टर्म। हम यहाँ सिर्फ उसी स्पेस में एक और शेफ घुसाने की बात नहीं कर रहे हैं। हम शायद एक बड़ा ओवन खरीदने या एक सेकंड लोकेशन खोलने की बात कर रहे हैं। अब ये पूरी कॉस्ट इक्वेशन को ही चेंज कर देता है। डेकेड्स तक क्लासिक थ्योरी ये थी कि कंपनीज भी किचन्स की तरह इवेंचुअली अपने ही भले के हिसाब से बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाती हैं। वो ब्यूरोक्रेसी में फंस जाती हैं, कम्युनिकेशन टूट जाता है और कॉस्ट्स वापस बढ़ने लगती हैं, जिससे एक और यू शेप बनती है। लेकिन उस पुराने आइडिया को चैलेंज किया जा रहा है। मॉडर्न इकोनॉमिस्ट्स आर्ग्यू करते हैं कि टेक्नोलॉजी और स्मार्टर मैनेजमेंट के थैंक्स बहुत सी ह्यूज कंपनीज एफिशिएंसी के एक स्वीट स्पॉट को हिट कर सकती हैं और वहीं रुकी रह सकती हैं, जिससे एल शेप कर्व बनता है। और उस एल शेप का एक ह्यूज रीजन है जिसे लर्निंग कर्व कहते हैं। मेरा मतलब है ये सेंस बनाता है, राइट? आपकी टीम जो 10,000th पिज्जा बनाएगी वो उनके 10th पिज्जा से फास्ट और बेटर होने वाला है। लोग एक रिदम में आ जाते हैं, वो सारी छोटी ट्रिक सीख लेते हैं, वो बिना सोचे ही आपस में कोऑर्डिनेट करते हैं। वो कांस्टेंट इंप्रूवमेंट एक पावरफुल फोर्स है जो लॉन्ग रन में कॉस्ट्स को नीचे पुश करते रहती है। ओके, अभी तक हमने सिर्फ उन कॉस्ट्स के बारे में बात की है जो फैक्ट्री की दीवारों के अंदर होती हैं। लेकिन उन कॉस्ट्स का क्या जो बाहर निकलती हैं और बाकी सबको अफेक्ट करती हैं? ये हमारी पाई का फाइनल स्लाइस है और ऑनेस्टली ये शायद सबसे इंपॉर्टेंट वाला हो सकता है। फैक्ट्री अपनी प्राइवेट कॉस्ट्स पे करती है, इंग्रेडिएंट्स, वेजेस, लेकिन क्या हो अगर इसका बड़ा ओवन एयर पॉल्यूशन क्रिएट करे? ये एक एक्सटर्नल कॉस्ट है, कम्युनिटी को एक नुकसान जिसके लिए फैक्ट्री पे नहीं कर रही है। सोशल कॉस्ट ही ट्रू टोटल कॉस्ट है। ये वो है जो फैक्ट्री पे करती है, प्लस ये एक्सटर्नल डैमेजेस जो हर किसी को अफेक्ट करते हैं। और यहीं पर ये सारी थ्योरी रियल वर्ल्ड में बड़ी ताकत से हिट करती है। ये पब्लिक पॉलिसी बन जाती है। एग्जाम्पल के लिए, जब कोई गवर्नमेंट पोल्यूशन पर टैक्स लगाती है तो वो रियली जो करने की कोशिश कर रहे होते हैं वो बिजनेस को एक्सटर्नैलिटी को इंटरनलाइज करने के लिए फोर्स करना होता है। ये बस कंपनी की बुक्स पर प्राइवेट कॉस्ट को हम सब के लिए ट्रू सोशल कॉस्ट रिफ्लेक्ट करवाने का एक तरीका है। तो नेक्स्ट टाइम जब आप एक पिज्जा ऑर्डर करें या सच में कुछ भी खरीदें, तो एक मोमेंट लें और प्राइस के आगे सोचें। इसे बनाने के लिए किन अपॉर्चुनिटीज को सैक्रिफाइस किया गया, इसके प्रोडक्शन में कौन सी स्किल सीखी गई और इसके बनने से आपके आसपास की दुनिया पर क्या असर पड़ा, भला या बुरा। प्राइस टैग, जैसा कि अब आप जानते हैं, स्टोरी की बस शुरुआत है। आई होप आज का ये डीप डाइव आपको क्लियर हुआ होगा। अगर कॉन्सेप्ट समझ आए तो लाइक बटन जरूर दबाएं और ब्रेन हुक कॉन्सेप्ट्स को सब्सक्राइब करें ताकि हम ऐसे ही कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स को सिंपल बनाते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग।